वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का, विशेषकर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का जो आयोजन किया गया है और उसके इस समापन समारोह में मुझे कुछ अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किए, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। विशेष आभार प्रोफेसर एच डी चारण सर का, माननीय कुलपति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, डॉक्टर वाई सिंह जी, निदेशक अकादमिक अफेयर्स बीटीयू, एवं कार्यक्रम के सह समन्वयक डॉक्टर ममता शर्मा पारिक जी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ अपनी बातें आप लोगों के साथ और जो प्रतिभागी हैं उनके साथ साझा करने का अवसर दिया है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तब जब गांधी का सप्ताह चल रहा हो और गांधी 150 जिसका जिक्र वाई सिंह जी ने किया, तो निश्चित रूप से हमें याद रखना पड़ता है कि गांधी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने में रही है। जो विषय आपने मुझे दिया और जिस पर मुझे आपसे बात करनी है वह है आत्मनिर्भर भारत मिशन में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा की भूमिका पर मैं समझता हूं कि श्री अतुल कोठारी जी अपने विचार रखेंगे। मैं खास करके तकनीकी शिक्षा के बारे में और वो आत्मनिर्भर भारत को किस तरह से आगे बढ़ा सकता है उस बारे में कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा। जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो प्रायः विद्यार्थियों को और सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि तकनीकी शिक्षा कुछ ऐसी चीज है जो अभी विकसित हुई, आधुनिकता के बाद विकसित हुई, भारत में 1950 के बाद हुआ। ऐसा हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन कोई नई चीज है। लेकिन अगर हम भारत में तकनीकी ज्ञान की बात करें, शिक्षा और ज्ञान में बड़ा संबंध भी है और ज्ञान आवश्यक नहीं है कि वो शिक्षा के रूप में भी परिवर्तित हो सके। लेकिन अगर भारत में हम तकनीकी ज्ञान का स्वरूप देखें तो हम आश्चर्य कर सकते हैं और हमको होना चाहिए कि किस प्रकार के तकनीकी ज्ञान भारत में रहा है। दक्षिण भारत के आप मंदिरों को देखें जो 10वीं शताब्दी से पहले 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी है। मामल्लपुरम के मंदिर देख सकते हैं, जो उसके बाद आगे जो मदुरई में जो मंदिर है, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि वो मंदिरें बिना क्या किसी तकनीकी ज्ञान के संभव थी। अगर हम राजस्थान में देखें तो पूरा राजस्थान किले और गढ़ों का है। तकनीकी ज्ञान कितना गंभीर था कि जोधपुर और जयपुर जैसे किले बनाए गए। उत्तर भारत में देखें तो और पहली से लेकर 5वीं शताब्दी में जब स्तंभ बने, अशोक स्तंभ सबसे प्रचलित है, शिलालेखों को आप देखें, स्तूप को देखें, तो स्वभावतः हमको पता चलता है कि भारत में तकनीकी ज्ञान खास करके इंजीनियरिंग जो थी वो इतनी ज्यादा विकसित थी कि आज हम देख के आश्चर्य करते हैं। और आज भी अगर फिर से उन चीजों को बनाना पड़े और उस जैसा भी बनाना पड़े तो इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी हम बना पाएंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो भारत में तकनीकी ज्ञान बहुत अव्वल दर्जे का था, एक अपनी उच्च पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ऐसा हम जो आसपास जो हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में, विस्तारों में, तो हमको लगता है कि तकनीकी ज्ञान ऐसा नहीं था कि भारत के पास नहीं था। ये अलग बात है कि उपनिवेशवादी समय में खास करके 200 वर्षों तक जो हम अंग्रेजों की हमने गुलामी में हम रहे, उसमें हमें इस ज्ञान के प्रति या तो हम वंचित रहे या हमने अपने अंदर एक ऐसी हीनता ग्रंथि विकसित कर ली कि हमें लगा कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और जो पश्चिम से जो ज्ञान आ रहा है, जो तकनीक ज्ञान आ रहा है वही श्रेष्ठ है। और हमने अपनी सारी चीजें जो हमारी प्राचीन काल की थी, प्राचीन मतलब जो इतिहास में हम जिसे प्राचीन भारत में और मध्य भारत में जो कर रहे हैं वह जो है वो इस प्रकार से विकसित हुआ, उसके बारे में हम अनदेखी कर देते हैं। आपसे मेरा एक और भी अनुरोध है कि जरूरी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी के भी जितने विकास हुए हैं वो सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों और स्तूपों और कलाकृतियों तक सीमित। हमारे स्थानिक स्तर पे भी जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी रही। अनुपम मिश्रा जी ने राजस्थान की रजत बूंदे एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने
राजस्थान में पानी के संरक्षण के लिए जो प्रयास, सुंदर वर्णन किया है। और ये आज भी है। मैं भी राजस्थान में 2 साल रहा हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जैन विश्व भारती में, तो मैं देखा हूँ कि कैसे पानी संरक्षण का वहाँ प्रयास किया जाता रहा है पिछले कई 100 वर्षों से। मिलाकर यह स्थिति है कि हमारे देश में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्थानीय समुदाय जो है वो आत्मनिर्भर बने, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी जरूरत के हिसाब से विकसित होती रही। लेकिन जैसा हमसे कहा कि हम इन टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा जो है वह एक नजरिया जो है वह इस प्रकार रहा है कि हम इसको या तो ध्यान से देख नहीं पाते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। हमें उस पर जो गौरव होना चाहिए और उस ज्ञान परंपरा पर जो गौरव होना चाहिए वो नहीं। दूसरी चीज की ये ज्ञान परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई, कहाँ गई, कैसे वो विकसित हुआ, इसके बारे में भी कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं। तो एक इतिहास का एक शोध का विषय हो सकता है कि यह कैसे था, कैसे हुआ, और अब वो परंपरा कहाँ और किस रूप में है, उसको हम जानने की कोशिश करें। तो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, उसमें टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और उसमें खास करके जब तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, तब तकनीकी शिक्षा किसके लिए, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। जो भी टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन है उसका उपयोग कौन करेगा। प्रायः जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत जटिल प्रकार की तकनीक की चीजें ध्यान में आती हैं। हमको लगता है कि जितनी कंप्यूटर और जितने सुपर कंप्यूटर है वही टेक्नोलॉजी है, और जन सामान्य से जुड़ी हुई चीजें जो उपयोग की बातें हैं वो टेक्नोलॉजी का हिस्सा। प्रायः जन सामान्य इस चीज को मानता है कि वो उसका हिस्सा नहीं। ये गलत एक धारणा हमारे मन में है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और तो जन सामान्य से उसको अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। तो प्राथमिक जरूरत को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी और उसका इकाई जो है, अगर हम भारत को निश्चित रूप से ईमानदारी से आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमको गांव की ओर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। ये गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन यह सिर्फ एक भावनापूर्ण वक्तव्य उनका नहीं था। वो जानते थे कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रह रही है, और उनकी दिशा और उनकी जो दशा है वह जिस प्रकार से जब तक उनको समृद्ध न बनाया जाए, जब तक उनके जीवन जीने के स्तर को न सुधारा जाए, भारत एक ऐसा समृद्ध इस अर्थ में कि कम से कम वो गरीब राष्ट्र से ऊपर उठ पाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो वो स्वावलंबन की गांधी बातें की थी, और उन्होंने उस संदर्भ में आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी का एक विचार रखा था। टेक्नोलॉजी की भी बातें गांधी जी ने की थी। जब वो चरखा रख रहे थे तो सिर्फ चरखा जो है वह यह प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं था, वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो खो गई थी। 1909 में गांधी ने उस चरखा को फिर से सामने लाया और एक टेक्नोलॉजी लोगों के सामने रखी कि इससे आप जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं, भोजन के बाद चरखे का उपयोग हो सकता है। लेकिन वो चरखे के व्यामोह में नहीं थे कि चरखे से ही होगा। उन्होंने कहा था भाई इस टेक्नोलॉजी को और विकसित करने की जरूरत है, और खादी ग्रामोद्योग जैसी चीजें हैं वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो कि जन सामान्य को सुलभ हो सके, जन सामान्य उसका उपयोग कर सके, और उस समय की जो दरिद्रता थी, उस समय जो समस्याएं थी, उसको दूर करने में उनकी भूमिका, जो गांधी ने जिस चरखा और खादी ग्रामोद्योग और अन्य जो ग्रामोद्योग के लिए जो टेक्नोलॉजी की बात की, उसकी रही। तो हमें सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के लिए प्राथमिकता निश्चित करने की जरूरत होती है और पड़ेगी, और वो है कि हम हमारी प्राथमिकता क्या है। हम गांव के लिए कोई टेक्नोलॉजी, गांव की जरूरतों के हिसाब से कोई टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं। आज भी भारत में चाहे जितना भी विकास हो रहा हो, लेकिन गांव को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि पूरे भारत को और भारत का जो विकास है वो असंभव रहेगा। तो प्राथमिकता निश्चित करने की गांव के विकास के लिए, और उसमें किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज कि स्थानीय संसाधन का उपयोग। जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता के संदर्भ में हमें यह ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि हम स्थानीय संसाधन जो लोकल रिसोर्सेस हैं, उन लोकल रिसोर्सेस को हम कैसे महत्तम उसका उपयोग कर सकें। अब लोकल रिसोर्सेस
स्थानीय जो संसाधन है वो अलग अलग ढंग के होंगे। जैसे राजस्थान के लिए जो स्थानीय संसाधन है वही चीज आसाम का नहीं हो सकता है, वही चीज गुजरात का नहीं हो सकता है। वो स्थानीय संसाधन जो है वो दक्षिण भारत के लिए बिल्कुल अलग होंगे। तो स्थानीय संसाधनों का जो समुचित आकलन, आपने अनिल गुप्ता जी की बात की जो सृष्टि संस्था से यहाँ जुड़े रहे हैं अहमदाबाद में, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमारे मित्र और मार्गदर्शक दोनों आपके हैं। उन्होंने ऐसे वो एक शोध यात्रा निकालते और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जो एक नॉलेज भारत में गांव में है, उस शोध यात्रा में वो कई जगह जाते हैं और जो ज्ञान परंपरा रही है हमारे स्थानीय समूहों में, गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, उनको वो सामने ला करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारी ज्ञान परंपरा रही है, परंपरागत हमारा ज्ञान रहा है और इसका ऐसा उपयोग हो सकता है। तो ये चीज कि हम स्थानीय संसाधनों के बारे में एक हमारी जो एक मनोवृत्ति है उसके में बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि हम प्राय अपने स्थानीय जो भी संसाधन है उसके बारे में एक फिर से मैं बताऊं कि एक आधुनिकता का जो व्यामोह, और आधुनिकता से ज्यादा हम कहें कि पश्चिम का जो व्यामोह है, उसमें हम फंस कर यह सोचते हैं कि स्थानीय संसाधन उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कोई फॉरेन, कोई इंपोर्टेड, कोई अब्रॉड की चीजें हमारे पास न हो, तब तक हम न तो ठीक से जी पा सकने की स्थिति में है, न हमारा जो है वो विकास हो पाएगा, न हम विकसित कहे जाएंगे। हर चीज हमारे पास जब तक विदेशी नहीं होगा, हम अपने आप को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ठीक ढंग से रह रहे हैं या हमारा जो है वो एक स्टेटस। तो भारत में ये मानसिकता जो है कि स्थानीय संसाधनों के प्रति हमारी जो एक उनके प्रति हमारा विश्वास का भाव, उसमें ढूंढने का कि भाई क्या जरूरत हमारे, कि कोई भी समाज जो है वो 5000 वर्ष से अगर ये देश चल रहा है तो वहाँ स्थानीय क्षेत्रों में ज्ञान की परंपरा रही है। वो अपनी समस्याओं को, अपने जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसके समाधान के लिए टेक्नोलॉजी की उन्होंने मदद ली। अगर आप राजस्थान में अपने गांव में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हजारों वर्षों से जो ये कई समस्याओं के समाधान के लिए कुछ टेक्नोलॉजी विकसित की गई, लेकिन कुछ चीजों में बिल्कुल नहीं हुआ। खेती के क्षेत्र में आप जरा ध्यान से देखिए कि कुदाल, फावड़ा, जो भी चीजें हैं वो आप 400 साल से, 200 साल से और 50 साल से तो आप देख ही रहे हो कि वैसे का वैसे ही सारी चीजें विकसित हो सकती है। क्या हमारे एग्रीकल्चरल टूल्स जो है, क्या हमने उसमें सुधार करने का कोई भी कोशिश किया है? आप देखेंगे कि नहीं हुआ। प्राय टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक बड़ी टेक्नोलॉजी की जो बड़ी टेक्नोलॉजी मीन्स कि जटिल से जटिल स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। चांद पे कैसे पहुंचे, आवश्यक है, जरूरी है, उसके कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या स्थानीय जरूरतों के लिए टेक्नोलॉजी की बात की गई है? आप देखेंगे बहुत कम हुआ है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रोफेसर सिंह इस बात को बता रहे थे कि कैसे वो छात्रों से नवाचार के लिए आमंत्रण कर रहे हैं, नए नए उनके विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर पहल कि हम कैसे अपने स्थानीय ज्ञान परंपरा को, जिसका एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, वो हम उसको लाएं, आगे लाएं और फिर हम उसको विकसित करें। हमारा समाज बहुत पुराना, दुनिया का सबसे पुराना समाज है ये भारत, पूरा देश। इसमें ऐसा तो नहीं है कि बिना टेक्नोलॉजी के ये देश इतना बड़ा हो गया और इतने हजार वर्षों से ये चलता आ रहा है। तो क्या था वो, हम उन चीजों को फिर से लाएं, नए संदर्भ में उसको हम परिभाषित करें। तो दूसरी चीज कि हम स्थानीय जरूरत के बाद स्थानीय संसाधनों के बारे में ध्यान दें, स्थानीय ज्ञान जिसकी बात मैंने आपसे की, और जो नॉलेज, विजडम, जो बुद्धिमत्ता, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जरूर राजस्थान की रजत बूंदें जो उनको मिश्रा जी ने लिखी है, जो पानी बचाने को लेकर के जो राजस्थान के समाज ने क्या प्रयास किए, आप जरूर एक बार पढ़कर देखिएगा। आपको लगेगा कि कैसे ये समाज हजारों वर्षों से अपनी पानी की समस्या, और बहुत बड़ी समस्या है, आज भी शहर भी पानी की समस्या को अपने ढंग से समाधान नहीं कर पा रहा है। वो केंद्रीकृत ढंग से सारी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन हमारा समाज भारत का विकेंद्रीकृत ढंग से इन चीजों का समाधान करता रहा है। लेकिन हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जब हम इन चीजों की बात करें, जो लोकल नॉलेज और लोकल विजडम की जब हम बात करते हैं, तब हमें वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास करना है। जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित विश्वविद्यालय हैं, जैसे आप बीकानेर, ये आपका टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ के कई विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन सवाल है कि जो परंपरागत जो ज्ञान हमारा है उसका हम अब तक कोई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत कर पाने में असफल रहे हैं।
मैं एक बहुत सीधा उदाहरण आपको बताऊं कि, और ये बात गांधी ने एक बार कही थी कि भारत में आयुर्वेद बड़ा अच्छा है, होम्योपैथ भी अच्छा विकसित हो रहा है, लेकिन क्या कोई एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ हो पाता है? हम कोरोना काल में बहुत काढ़ा पी रहे हैं, सही है, बहुत फायदा है उससे, लेकिन क्या हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार किसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल से रिसर्च हुआ कि वास्तव में इसमें ऐसा क्या है कि ये उपयोगी हो रहा है? अगर नहीं होता है तो फिर हम उसकी, क्योंकि विश्व में जब आप भारत के टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और जब आप इन चीजों को सामने रखना चाहेंगे, जब स्थानीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता को, तो वैज्ञानिक जगत प्रमाण मांग, प्रूफ, एविडेंस, प्रूफ क्या है इस बात? टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तब तक आपके ज्ञान पर संदेह किया ही जाता रहेगा। तो ऐसे प्रमाण देने का काम, उसकी उपयोगिता प्रदर्शित करने का काम निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी से संबंधित विश्वविद्यालय हैं उनका काम होता है, और उनको इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा चीज कि जब हम आत्मनिर्भर भारत में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब उस टेक्नोलॉजी का संचालन एवं उनका नियंत्रण किसके हाथ में? आज जो भी टेक्नोलॉजी है उसका संचालन और नियंत्रण किसी अन्य के हाथ में है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में जो भी हो रहा है उसमें, जैसे आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जो भी है वो हमारे, ये जो एप्स आप यूज कर रहे हैं उसका संचालन और नियंत्रण कहीं हो। तो हमें निश्चित रूप से, जब हम टेक्नोलॉजी अगर इस तरह की विकसित करें और जब हम करेंगे, तब उनका संचालन, जो उनको कैसे कंडक्ट करना है, आगे बढ़ाना है, और उसके मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, वो हम, तभी हम आत्मनिर्भर होंगे। जब तक हम दूसरे पर आश्रित रहेंगे, देख रहे हैं आत्मनिर्भरता की हमारी बात अधूरी रहेगी। गांधी ने ये बात नहीं कहा था कि वही टेक्नोलॉजी ह्यूमन टेक्नोलॉजी हो सकती है, वही टेक्नोलॉजी समाज के लिए उपयोगी होगी जिसमें टेक्नोलॉजी का संचालन है वह व्यक्ति के हाथ में हो, स्थानीय की शिक्षा जो भी है उसको ये विकसित करने की जरूरत पड़ेगी, और वो कर ही रहे हैं इस बात को कि कैसे टेक्नोलॉजी का कंट्रोल और रेगुलेशंस जो हो वो उस इंस्टीट्यूशंस के हाथ में हो जो उस चीज को डेवलप कर रहा हो, भले बाद में पेटेंट हो, जो भी हो, जो भी होते हैं उसके, लेकिन उनके हमारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा कि मनुष्य केंद्र में होना आवश्यक। अंतिम 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खास करके तकनीकी शिक्षा का आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जो उसकी भूमिका है कि केंद्र में व्यक्ति होना चाहिए। हमारे टेक्नोलॉजी में अभी जो हम देख रहे हैं उसमें कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर उसके केंद्र में होता है। व्यक्ति के जीवन के को विकसित बनाने में, उसको उसके जीवन स्तर को सुधारने में, क्योंकि भारत अभी भी गांव में रह रहा है ज्यादातर लोग, तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे उसकी भूमिका होगी, उसमें केंद्र में सबसे अंतिम व्यक्ति, द लास्ट पर्सन, गांधी जी से अंत्योदय बोलते हैं कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसानों के लिए हो, या किसान का श्रम उसमें कम हो, उनका उत्पादन ज्यादा हो, वो ज्यादा उनका जीवन स्तर सुधर सके? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो मजदूरों को, जो मजदूरी के जो उनके औजार हैं, उन औजारों में ऐसा क्या परिवर्तन लाया जा सकता है कि क्रम श्रम में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें? तभी हम आत्मनिर्भरता और सच्चे अर्थों में, और जो गांधी आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने भी उभर कर आ रहा है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और जब हम आज पूरे भारत में, सारी दुनिया में, तो उसके साथ पर्यावरण की समस्या जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम आत्मनिर्भर भारत के लिए टेक्नोलॉजी की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तब वह टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुकूल, यह एक बहुत बड़ा पैरामीटर और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि किस प्रकार से हम तकनीकी शिक्षा को विकसित करें, आगे बढ़ाएं, जिसमें कि पर्यावरण का नुकसान कम। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान देने वाली जो भी विश्वविद्यालय है, वह निश्चित रूप से जब आत्मनिर्भर भारत की ओर
जब प्रयास करेंगी तो इस पैरामीटर और इस तरह के चुनौतियों का वो उनको सामना करना है, और वो कैसे इन चुनौतियों से मुश्किलों से वो सामना करके आगे बढ़ेंगी, यही आप अपने विश्वविद्यालयों में सीख रहे हैं, सीखेंगे, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक आवश्यक कदम है, यह मुझे आप लोगों से कहना था। तो आप लोगों ने मुझे समय दिया, उसमें मैं अपनी बातें पूरी कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि गांधी की कई बातें को मैंने नए ढंग से, नए परिदृश्य में आप लोगों के समक्ष रखा है। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही सहजता और सरलता से जिस तरीके से आपने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो मूलभूत तत्व हैं उनके बारे में बताया, मूलभूत चीजें हैं जिन पे हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा